आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में हमेशा के जैसे मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉस्पिटल्स के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के सर्वे और उससे हमें इंडिया के फ्यूचर के बारे में क्या पता चल सकता है। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है थर्सडे 13 फरवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। इंडिया के दो सबसे बड़े प्राइवेट हेल्थ केयर प्लेयर्स के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स आ गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स और फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में। दोनों ने ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट्स में बड़ा जंप देखा गया, एबिटा मार्जिन्स बेटर हुए हैं, ऑक्यूपेंसी रेट्स इंप्रूव हुए हैं और हर ऑक्यूपाइड बेड से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर ये सब सुन के लग रहा है कि ये तो ग्रीक और लैटिन है, तो टेंशन मत लो। हमने पहले कभी ये सेक्टर कवर नहीं किया है। तो नंबर्स में घुसने से पहले थोड़ा सेक्टर को समझ लेते हैं। इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल्स पैसा कैसे कमाते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या ड्राइव करती है और कुछ हॉस्पिटल्स दूसरों से बेटर क्यों परफॉर्म करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हेल्थ केयर बिजनेस ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर। प्राइमरी केयर आपके फर्स्ट कांटेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके रेगुलर डॉक्टर्स जो रूटीन इलनेसेस हैंडल करते हैं। सेकेंडरी केयर लोकल हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स होते हैं, जो थोड़े सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैंडल करते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स सर्जरीज नहीं करते। टर्शरी केयर सेक्टर में बड़े हॉस्पिटल चेन्स जैसे अपोलो और फोर्टिस काम करते हैं। ये एडवांस्ड मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स या कार्डियक सर्जरीज। यही सबसे बड़े रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज होते हैं। ये हॉस्पिटल्स इंश्योर्ड पेशेंट्स, कॉर्पोरेट टाइप्स, कैश पेइंग इंडिविजुअल्स और इंटरनेशनल मेडिकल टूरिस्ट को ट्रीटमेंट देते हैं, जो ज्यादा पैसा लेके आते हैं। हॉस्पिटल्स एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है जिसमें मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं उनके आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या ओपीडी और इन पेशेंट डिपार्टमेंट या आईपीडी सर्विसेज। ओपीडी का मतलब वॉक इन कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट और माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया जाता। और आईपीडी वो पेशेंट्स होते हैं जो सर्जरीज, आईसीयू स्टेज या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स के लिए एडमिट होते हैं। इनमें बेड चार्जेस, सर्जिकल फीस, आईसीयू कॉस्ट, मेडिकल कंज्यूमेबल्स और फार्मेसी सेल्स शामिल होते हैं। ये सब हाई मार्जिन रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। ओपीडी में 75 टू 80% हॉस्पिटल विजिट्स होती हैं, लेकिन आईपीडी पेशेंट्स हॉस्पिटल रेवेन्यू का 70 टू 80% कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि इन पेशेंट हॉस्पिटल के रेवेन्यू के लिए क्रूशियल होते हैं, एडमिटेड पेशेंट से सबसे जरूरी मेट्रिक जुड़े होते हैं। ये मेट्रिक बताते हैं कि एक हॉस्पिटल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कितने अच्छे से पैसा बना पा रहे हैं। चलिए इन मेट्रिक्स को समझते हैं। सबसे पहला मेट्रिक है बेड ऑक्यूपेंसी रेट। हॉस्पिटल अपने अवेलेबल बेड्स का कितना अच्छा यूज कर पा रहे हैं। ज्यादातर इंडियन हॉस्पिटल 60 टू 75% ऑक्यूपेंसी पे ऑपरेट करते हैं। फिर आता है ARPOB या एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। ये हॉस्पिटल की प्राइसिंग पावर दिखाता है। प्रीमियम हॉस्पिटल जैसे अपोलो और मैक्स हेल्थ केयर 40 टू 50,000 पर डे चार्ज करते हैं, जबकि वैल्यू फोकस हॉस्पिटल्स जैसे नारायणा हेल्थ लोअर ARPOBs के साथ ज्यादा पेशेंट वॉल्यूम से कॉम्पनसेट करते हैं। तीसरा मेट्रिक है ALOS या एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। इसका मतलब है पेशेंट हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रहते हैं। यूजुअली ये 3 से 5 दिन होता है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स फास्ट पेशेंट टर्नओवर और हाई वैल्यू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं। एबिटा मार्जिन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स के पास बहुत सारा रियल एस्टेट और हाईली स्किल्ड स्टाफ होता है, जो फिक्स कॉस्ट बढ़ाते हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए स्ट्रांग मार्जिन जरूरी है। पेशेंट्स की क्वांटिटी के अलावा हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू इस बात पर भी काफी डिपेंड करता है कि कौन पेमेंट कर रहे हैं। सेल्फ पे या कैश पेशेंट्स तुरंत और आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स करते हैं, जिससे हॉस्पिटल्स फुल मार्केट रेट्स चार्ज कर सकते हैं। इसमें मेडिकल टूरिस्ट भी शामिल होते हैं, जो हाई एंड प्रोसीजर्स के लिए आते हैं, जैसे ट्रांसप्लांट्स और कार्डियक ट्रीटमेंट्स। इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटल्स को नेगोशिएटेड रेट्स पे बांध देते हैं, जो मार्जिन्स थोड़े कम कर देते हैं और पेमेंट टाइमलाइन भी स्ट्रेच कर देते हैं। लेकिन ये स्टेडी पेशेंट वॉल्यूम्स भी लेके आते हैं। बाकी रेवेन्यू गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत और कॉर्पोरेट टाई अप से आता है। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के क्वार्टर 3 FY25 के परफॉर्मेंस की। अपोलो हॉस्पिटल्स इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। इस क्वार्टर में अपोलो ने अपना 73 हॉस्पिटल्स और 10,000 प्लस ऑपरेशनल बेड्स के साथ अपना साइज बढ़ाया है। हॉस्पिटल्स के अलावा भी इसका रेवेन्यू मल्टीपल लाइन से आता है, जैसे फार्मेसीज, डायग्नोस्टिक्स और टेली हेल्थ।
अपोलो का Q3 FY25 रेवेन्यू 5,527 करोड़ रुपीस था, जो 14% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। ये ग्रोथ हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज और डिजिटल हेल्थ सभी में देखा गया। हॉस्पिटल बिजनेस का रेवेन्यू में 52% हिस्सा है। ये 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ 2,785 करोड़ रुपीस तक। ARPO भी 8% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 60,839 रुपीस पर डे हो गया और बेड ऑक्यूपेंसी 68% तक इंप्रूव हुआ। फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ सेगमेंट भी 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ 2,352 करोड़ रुपीस तक। अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ 32 करोड़ रुपीस पैट के साथ, जबकि पिछले साल 27 करोड़ रुपीस का लॉस था। अपोलो ने अपने मार्जिन्स भी इंप्रूव किए। एबिटा मार्जिन 13.8% तक एक्सपैंड हुआ। ये लास्ट ईयर 12.7% था। हॉस्पिटल सेगमेंट का एबिटा मार्जिन 24.1% था। नेट प्रॉफिट में 52% ईयर ऑन ईयर का मैसिव जंप हुआ 372 करोड़ रुपीस तक, जो लास्ट ईयर 245 करोड़ रुपीस था। अब अपोलो के एक्सपेंशन प्लान्स की बात करते हैं। अपोलो 6,100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है 3,500 से ज्यादा बेड्स ऐड करने के लिए टियर 1 सिटीज जैसे मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता में। अब फोर्टिस हेल्थकेयर के Q3 FY25 का परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर भी इंडिया का एक मेजर प्राइवेट हेल्थकेयर प्रोवाइडर है। ये 27 हॉस्पिटल्स ऑपरेट करता है, जिसमें 4,700 ऑपरेशनल बेड्स हैं। पिछले कुछ सालों में ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, लेकिन अब मलेशिया के IHH के बैकिंग से स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है। फोर्टिस का टोटल रेवेन्यू 1,928 करोड़ रुपीस था, 14.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। हॉस्पिटल बिजनेस रेवेन्यू का 84% हिस्सा है। ये 16.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ 1,623 करोड़ रुपीस तक। ARPO भी 9.9% बढ़ के 2.45 करोड़ रुपीस पर एनम हो गया। बेड ऑक्यूपेंसी भी 64% से 67% हो गया। एगिलिस डायग्नोस्टिक्स, फोर्टिस का डायग्नोस्टिक बिजनेस 305 करोड़ रुपीस रेवेन्यू लाया 5.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। फोर्टिस ने 375 करोड़ रुपीस एबिटा रिपोर्ट किया, जो 32% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। मार्जिन्स 16.9% से 19.4% तक एक्सपैंड हुए। नेट प्रॉफिट 254 करोड़ रुपीस तक पहुंचा 89.5% ईयर ऑन ईयर जंप के साथ। ये लास्ट ईयर 134 करोड़ रुपीस था। फोर्टिस के रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा सेल्फ पे और इंश्योरेंस से आता है। ये रेवेन्यू का 34% और 36% हिस्सा है। गवर्नमेंट स्कीम्स 21% और कॉर्पोरेट टाइप्स 1% कंट्रीब्यूट करते हैं। फोर्टिस अपना हॉस्पिटल नेटवर्क एक्सपैंड कर रहा है। फरीदाबाद, मनेसर, गुड़गांव और नोएडा जैसे शहरों में नया कैपेसिटी एडिशन हो रहा है। दोनों अपोलो और फोर्टिस ने स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट्स दिखाए हैं। अपोलो एग्रेसिव एक्सपेंशन के साथ अर्बन प्रीमियम मार्केट पे फोकस कर रहा है, जबकि फोर्टिस स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स और डायग्नोस्टिक्स पे भी बेट लगा रहा है। ये दोनों हॉस्पिटल्स प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर के टॉप प्लेयर्स हैं और इनके रिजल्ट्स इंडियन हेल्थ केयर के अर्बन एलीट सेगमेंट का अच्छा स्नैपशॉट देते हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेस कंडक्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि लोग इकोनॉमी के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे कि नाम से ही समझ आता है, ये सर्वेस फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। मतलब ये हार्ड फैक्ट्स नहीं बताते, बल्कि लोगों के ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस पर ध्यान देते हैं, चाहे वो अपनी जॉब्स के बारे में कॉन्फिडेंस हो, स्पेंडिंग हैबिट्स हो या फ्यूचर लोन डिमांड। कुछ दिन पहले हमने इनमें से एक सर्वे कवर किया था, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड या IESH। आज हम बाकी सर्वेस के बारे में बात करेंगे। सर्वे पे फोकस करना पॉइंटलेस लग सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं। ये सिर्फ लोगों के ओपिनियंस के बारे में बात करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब ये वॉलेटाइल, इम्प्रिसाइज और कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। आज लोगों का मूड अच्छा हो सकता है, लेकिन कल का बुरा हेडलाइन उनका कॉन्फिडेंस गिरा सकता है। लोग मानते हैं कि सेंटिमेंट्स हमेशा रैशनल नहीं होते, इन पर डर, उम्मीद और लेटेस्ट बज़ से असर पड़ता है। तो लोगों के सेंटिमेंट का एक्चुअल इकोनॉमी से कुछ लेना देना नहीं होता। ये बात एक तरफ सही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है। इकोनॉमिस्ट ने कई सालों तक नंबर्स पे फोकस किया है, लेकिन उन्होंने नैरेटिव्स के पार को इग्नोर किया है। और नैरेटिव्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सोचिए, जब इकोनॉमी स्लो होती है तो क्या लोग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में सोचते हैं अपने खर्चे कम करने से पहले? बिल्कुल नहीं। लोग रिएक्ट करते हैं उन स्टोरीज पे जो वो सुनते हैं। लेऑफ्स बढ़ना, रिसेशन प्रेडिक्ट करती कोई वायरल आर्टिकल या स्टॉक मार्केट के डूम कर प्रेडिक्शन करते मार्केट पंडित्स। रॉबर्ट शिलर, एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, ने अपनी थियोरी नैरेटिव इकोनॉमिक्स में इसी बारे में बात किया था।
उन्होंने कहा कि स्टोरीज जो इमोशंस को टैप करते हैं और वाइल्डफायर की तरह फैलते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक साइकिल्स को डिस्क्राइब नहीं करती बल्कि उन्हें ड्राइव करते हैं। जब नैरेटिव्स पॉपुलर हो जाते हैं, वो लोगों की स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट रिएक्शंस तक को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह वो इकोनॉमी को शेप करते हैं। ट्रेडर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं। एक बेरिश स्टेटमेंट से पूरा मार्केट पैनिक में आ सकता है, करोड़ों की वैल्यू वाइप आउट हो सकती है। और ऐसा इसीलिए नहीं होता कि कोई फंडामेंटल कोलैप्स हुआ है, बल्कि क्योंकि लोगों को लगता है कि कोलैप्स होने वाला है। वो डर फैलता है, ट्रेडर्स रिएक्ट करते हैं और अचानक कोलैप्स का नैरेटिव असलियत बन जाता है। आरबीआई के सर्विस इन्हीं नैरेटिव्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं। ये नंबर इकोनॉमी की हालत ऑब्जेक्टिवली नहीं बताते, लेकिन ये सोसाइटी में चलने वाली इकोनॉमिक स्टोरीज को कैप्चर करते हैं जो लोग अपने दिमाग में बना रहे होते हैं। और अगर शिलर की बात सही है, तो ये नैरेटिव इकोनॉमी को उतना ही शेप करते हैं जितना कोई हार्ड फैक्ट्स। अब जब हमें ये समझ आ गया कि ये सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं कि ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कह रहे हैं। आरबीआई इन सर्विस में एक नंबर असाइन करता है जो पब्लिक सेंटिमेंट को दिखाता है। ये नंबर -100 से +100 के बीच होता है। पॉजिटिव वैल्यू ऑप्टिमिज्म दिखाता है और नेगेटिव वैल्यू पेसिमिज्म। सबसे पहले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे या सीसीएस ये बताता है कि लोग इकोनॉमी के बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी और फ्यूचर में दोनों। ये जॉब्स, इनकम, इन्फ्लेशन, स्पेंडिंग और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को ट्रैक करता है। इसमें 6000 प्लस रेस्पोंडेंट्स को 19 मेजर सिटीज में सर्वे किया जाता है। जनवरी 2025 के सर्वे के मुताबिक लोग अपनी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर थोड़े पेसिमिस्टिक हैं, लेकिन अभी पैनिक नहीं कर रहे हैं। कुछ की टेकअवेज देखते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा है। लोग इकोनॉमी के बारे में थोड़ा खराब फील कर रहे हैं। फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्टेशंस हाई है, लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक भी थोड़ा कम हुआ है। एम्प्लॉयमेंट सेंटिमेंट भी कमजोर हुआ है। रेस्पोंडेंट्स को लगता है कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस बिगड़ती है और कम लोगों को लगता है कि ये इंप्रूव होंगी। एम्प्लॉयमेंट सेंटिमेंट -7.8 से -8.2 तक गिर गए। इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी है। लोग प्राइस लेवल्स को लेकर अभी भी चिंता में हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं जो स्पेंडिंग बिहेवियर पे असर डाल सकते हैं। स्पेंडिंग सेंटिमेंट गिरा है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह के स्पेंडिंग सेंटिमेंट्स गिर गए हैं। फ्यूचर स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है, लेकिन लोग कॉशियस होते जा रहे हैं। इनकम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी कम हुआ है। कम हाउसहोल्ड्स को लगता है कि उनके अर्निंग्स इंप्रूव हुए हैं और फ्यूचर इनकम गेन्स को लेकर अनसर्टेन है। प्राइवेट कंजम्पशन इंडिया के जीडीपी का 60% है, तो अगर लोग कम खर्चे करते हैं तो ग्रोथ पे डायरेक्ट असर पड़ता है। हमने क्लियरली लास्ट क्वार्टर में ये ट्रेंड देखा है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं। आइडियली ये आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स कट करने से रोकता, लेकिन जब ग्रोथ गिर रहा हो तब आरबीआई के पास शायद और कोई ऑप्शन नहीं था। गवर्नमेंट ने इस इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। पर्सनल इनकम टैक्स कट और 25 बीपीएस रेपो रेट कट। इन स्टेप्स से गवर्नमेंट ये मैसेज देना चाहते हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रहा है और हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या लोगों का आउटलुक सुधरेगा या ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस है? अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में समझने के लिए हम ओबीआई सीयूएस सर्वे और इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे देखेंगे। ओबीआई सीयूएस मैन्युफैक्चर के ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देखता है। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे बिजनेस सेंटिमेंट, प्रोडक्शन ट्रेंड्स और कॉस्ट प्रेशर्स को कैप्चर करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ये कुछ की टेकअवेज है। मैन्युफैक्चरिंग डिमांड स्टेडी है, लेकिन ग्रोथ स्लो है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन कोई बूम नहीं है। नए ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन पेस स्लो है। सीक्वेंशियल ग्रोथ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम हो गई है। इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए हैं और कंपनीज थोड़ा प्राइस हाइक करके कस्टमर्स पे पास कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा कॉस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं। मार्जिन -10.2 से -12.8 तक गिर गए। तो मैन्युफैक्चरिंग धीमा तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत तेजी से भी बढ़ नहीं रहा है। डिमांड स्टेडी है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर चिंता का कारण है। आखिर में हम बात करते हैं बैंक लेंडिंग सर्वे के बारे में। बैंक लेंडिंग सर्वे या बीएलएस ये बताता है कि बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स का बोरोइंग सेंटिमेंट कैसा है और बैंक लोन्स देने में कितने फ्लेक्सिबल है। ये सर्वे 30 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी इंडिया के 90% एससीबीज के सीनियर लोन ऑफिसर्स का ओपिनियंस कैप्चर करता है। इस सेक्टर के ये की टेकअवेज है। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस में लोन डिमांड ग्रो हो रही है,
लेकिन रिटेल और पर्सनल लोन डिमांड स्लो हो गई है। माइनिंग के अलावा ज्यादातर सेक्टर्स में लेंडिंग टर्म्स आसान है। माइनिंग सेक्टर में थोड़ा टाइटनिंग हुआ है। पर्सनल लोन्स लेना भी अब आसान हो गया है, लेकिन इनका डिमांड कम हो गया है। बैंक्स उम्मीद कर रहे हैं कि लोन डिमांड नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा कम होगा, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म स्लोडाउन नहीं दिख रहा। ये फाइंडिंग्स कैरेज के फोर्टनाइटली क्रेडिट और डिपॉजिट अपडेट से मैच करते हैं। क्रेडिट ग्रोथ 20% के पीक से गिर के 11.4% पे आ गया है। आरबीआई के सर्विस दिखाते हैं कि लोग इकोनॉमी को लेकर कॉशियस होते जा रहे हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिप हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेडी है लेकिन बूमिंग नहीं, और पर्सनल लोन्स स्लो हो रहे हैं। इन्फ्लेशन वरीज के साथ ग्रोथ स्लो हो सकती है और पॉलिसी सपोर्ट जरूरी हो गया है। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, अप्रैल 1 से फरवरी 10 तक FY25 में इंडिया की नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में 14.7% का ग्रोथ देखने को मिला, जो अब 17.8 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ये ग्रोथ मेजरली नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन के 20.9% जंप से ड्रिवन है, जो अब 9.4 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ थोड़ा स्लो रहा, 6.1% के साथ 7.8 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में भी जबरदस्त स्पाइक देखने को मिला, 65.05% के जंप के साथ 49,201 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो स्टॉक मार्केट एक्टिविटी के बढ़ने को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, लैम रिसर्च, जो एक लीडिंग यूएस सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ने कर्नाटका में $1.2 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के सेमीकंडक्टर एम्बिशंस के लिए एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू साइन किया गया है, जो इंडिया के $10 बिलियन इंसेंटिव पैकेज का हिस्सा है, जिसका एम एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना है। इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट के 2026 तक $63 बिलियन तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है, और लैम का एंट्री इस ग्रोथ को और एक्सेलरेट करेगा। फाइनली, इंडिया में गोल्ड लीसिंग रेट्स एक महीने में डबल हो गए हैं और रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई टाइट हो गई है। नॉर्मली ये रेट्स 1.5% से 3% के बीच होते हैं, लेकिन अब ये काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी जैसे ज्वेलर्स के लिए कॉस्ट काफी बढ़ गया है। ये सर्च इस वजह से हुआ क्योंकि ग्लोबल बुलियन बैंक्स ने गोल्ड को यूएस की तरफ डाइवर्ट कर दिया है, जहां फ्यूचर प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस से $28 पर आउंस ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।